Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Bhuvaneshwar's Baby the Education. Today will be our first AEC Ability Enhancement course class in which we will study about BA, BSc and BCom honors EVS syllabus environmental studies. Of all first unit in which our today's topic which is introduction to environmental studies. So first of all, you subscribe to our channel so that the list upcoming courses will be provided to you, and you will find the link of the given PDF in the description box. So and a list of our latest B Honors Hindi course सेमेस्टर 2 ऑफ DSC 6 हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं लेसन्स playlist videos link will be found in the description box. So we will discuss about our topic introduction to environmental studies, which are subtopics are as follows. So this is our first unit, first lesson, introduction to environmental studies. So first subtopic is learning objectives, second is introduction, third is discuss about components of environment, fourth is environmental education, fifth is difference between environmental science and environmental studies, sixth is multidisciplinary nature of environmental studies. Scope and importance of environmental studies, important landmarks in environmentalism, and concept of sustainability and sustainable development. And last is our summary of whole chapter. So now we will start our lesson, introduction to environmental studies. यह पाठ आप सभी को सभी कोर्सेज, सभी ऑनर्स कोर्सेज और किसी न किसी सेमेस्टर वाइज DU में इस साल कंपलसरी करवाया गया, तो इसलिए ये आएगा ही आएगा. तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़. तो इसका हम सब टॉपिक्स के भी टॉपिक्स को देख लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, why is importance of environmental studies, and subtopics of component of environmental is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And then we will discuss about all the whole chapter related to why is importance of environmental studies. So introduction. जिन विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी में समझना है तो उनके साथ साथ हिंदी में भी वार्तालाप किया जाएगा, तो आप उसको भी मतलब सुन सकते हैं ध्यान से. इंट्रोडक्शन. द टर्म एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच लिटरली मीन्स सराउंडिंग anything and everything which surrounds us. Example, all living beings or biotic components, microbes, plants and animals, and non-living or abiotic components, air, water, sunlight, etc. present in nature form the environment. तो जो हमारी ये टर्म है एनवायरनमेंट, ये फ्रेंच के एक वर्ड से डिराइव की गई है, जिसका जो कि एनवायर है, जिसमें इसका मतलब है हमारी आसपास की सराउंडिंग, जिसमें हमारी लिविंग थिंग्स जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि लीव कर रही हो, जी रही हो, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और नॉन लिविंग थिंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे जो कि लिव इन नहीं है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, वुड एक्सेट्रा. ओके. जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए की गई, जिसमें एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप कन्वर्ट किया गया वाटर, एयर एंड लैंड और ह्यूमन बींग्स के साथ, अदर क्रिएचर्स के साथ भी इसे
क्रिएट किया गया है, जैसे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारी नॉन लिविंग थिंग प्रॉपर्टी को भी इसमें देखा गया। एंड साथ साथ इसमें हमारी इकोसिस्टम की कुछ सर्विसेज चलाई गई, जिसमें क्लीन एयर एंड वाटर, फूड और मेडिसिन्स, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज, टूरिज़्म, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिली। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट है हमारा जो एनवायरनमेंट है, सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट, ऐसा ब्लू प्लैनेट है अर्थ, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ना हो। बायोमैकेनिकल साइकिल में इसको वेल डिफाइंड पाथ की तरह फ्लो किया गया है, जिसमें हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट आता है इसमें लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्रीक वर्ड लिथोस का मतलब होता है रॉक। अगर हम बात करें लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर हमारी लैंड से बना है। किसी भी प्रकार की कोई भी चट्टान, मिट्टी, पत्थर, किसी भी प्रकार की रॉक, स्टोन, तो ये सभी क्या है, लिथोस्फीयर। तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, जिसमें हमारी अर्थ की क्रस्ट, फिर मिडल मेंटल और बाद में इनर कोर आते हैं। तो ये हमारी जैसे जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट, हमारी सॉइल इरोजन, वॉल्केनिक एरप्शंस, ये सभी होते हैं, ये सभी लिथोस्फीयर के सराउंडिंग में होते हैं, जिसे बायो जियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है, जो कि लिथोस्फीयर के ज़रिए ही होता है। इसमें हमारे और भी इकोसिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर यूनिट में पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाते, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ये सभी हमें लिथोस्फीयर में दिखता है। जैसे कि ये हमारी अर्थ में आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पे 0 से 100 किलोमीटर तक है हमारी क्रस्ट, जो कि थिक लेयर है। उसके बाद हमारी 2900 किलोमीटर तक आती है मेंटल, एंड देन 5100 किलोमीटर, एंड उससे भी नीचे हमारी आती है इनर कोर, जिसका कि कोई स्केल मेज़र ही नहीं किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। जिस तरह से लिथोस्फीयर होल बॉडी डिफ़ाइन की गई है लैंड के लिए, उसी तरह हाइड्रोस्फीयर पूरी की पूरी बॉडी डिफ़ाइन की गई है वाटर के लिए, जिसमें ग्रीक वर्ड हाइड्रो का मतलब है वाटर। हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट करता है हमारे मासेस को, प्लैनेट्स को, जहाँ पे आइस कवर, ग्लेशियर्स, ये वो मतलब कि वाटर बॉडीज़, लिक्विड जैसी कोई भी गैसियस स्टेट में वाटर वेपर मौजूद हो, उसे हाइड्रोस्फीयर के रूप में दर्शाया गया है। जैसे हमारी अर्थ पर ओशंस, सीज़ रिप्रेजेंट किए गए हैं इकोसिस्टम में, जो कि 97% हमारा टोटल वाटर है एंड 3% हमारी लैंड है। तो उस 97% में हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, मतलब कि पीने लायक पानी नहीं है। द रिमेनिंग 3% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज आर फ्रेश वाटर, और जो बाकी का 3% हमारी लैंड बॉडी से मिलता है हमें, फ्रेश वाटर है, जो कि ग्लेशियर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा से हमें मिलता है। इसके एरो डायग्राम से हमें मिल जाएगा वाटर H2O, जो कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके बनता है वाटर, जिसमें 97% सैलाइन वाटर है, मतलब नमकीन खारा पानी है, जो कि ओशन और सी से आता है, और 3% वाटर ही हमारा फ्रेश वाटर है। उस 3% वाटर को भी हमें आइस कैप्स मतलब ग्लेशियर से मिलता है 2%, और 1% बाकी का बचा हुआ फ्रेश वाटर हमें रिवर, लेक्स, पॉन्ड, एक्वीफायर्स, वाटर टैंक एक्सेट्रा से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटमॉस्फेयर। जिस तरह लिथोस्फेयर लैंड के लिए हुआ, बायोस्फीयर वाटर के लिए हुआ, इसी तरह एटमॉस्फेयर हमारे एयर के लिए होगा, जिसमें एटमॉस का मतलब है वेपर, जो कि शीट होती है एक गैसियस मिक्सचर की, जिसमें प्लैनेट अर्थ को एटमॉस्फेयर की डाइवर्सिटी में रखा गया है। तो वाटर वेपर के कंटेंट को, डेंसिटी ऑफ एयर मासेस को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इसमें पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कितने परसेंट कौन सी एयर है। जैसे नाइट्रोजन 78.084% है, ऑक्सीजन 20.946% है, आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.040% एंड गैसेस अदर गैसेस अगर देखें तो रिमेनिंग पॉइंट होगी। हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमारी 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें से हमारी सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारी जो वहाँ पे हम अर्थ पे खड़े हैं हमारे इक्वेटर से, ये 60 किलोमीटर हमारा इक्वेटर से होती है, जो कि दोनों पोल्स के ज़रिए -6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में वैरी करती है, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड लेवल से होते हुए 56 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोपोज मतलब ट्रोपोस्फेयर के आधे में होती है। और ये हमारी टोटल -6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर होती है हमारी -50 डिग्री सेल्सियस मतलब कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर, जो कि जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें यूवी रेडिएशन पर्टिकुलरली यूवीबी रेडिएशन जो कि 280 nm टू 315 nm रहती है, उससे हमें अपनी अदर गैसेस जैसे CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी बचाती है। नेक्स्ट आती है हमारी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है मेसोस्फेयर, जिसमें हमारा टेम्परेचर -96 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और डेंसिटी जो एयर की होती है वो ऑक्सीजन के जो आयंस होते हैं पॉजिटिव में होते हैं और नाइट्रोजन के आयंस भी पॉजिटिव रहते हैं, जो कि सोलर रेडिएशंस को टेम्परेचर के साथ रखती है। एंड हमारी 4th लेयर होती है एटमॉस्फेयर की थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर्स को आयोनिक ऑक्सीजन एटम्स के साथ आयंस भी मिलके बनाते हैं, जो कि 1200 डिग्री सेल्सियस सबसे अपर लेयर जहाँ पे हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ तक रहती है। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है। सबसे पहले इस डायग्राम के ज़रिए ट्रोपोस्फेयर ये 10 to 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते हुए इनके डिक्रीज़ हुई ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपोज के पास। उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर में दोबारा इंक्रीज़ हुई एंड देन डिक्रीज़ एंड देन इंक्रीज़। इस तरह से इसका टेम्परेचर बढ़ता और घटता है। ये आपको टेबल लर्न कर सकते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर 0 से 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर वेरिएशन 15 से -56 डिग्री तक हो जाता है। केमिकल हमारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे मतलब हमारी लाइफ 100% श्योरली एग्जिस्ट है, और वेदर्स भी हमारे वहाँ पे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उस लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। देन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर प्रेजेंस करती हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओजोन गैसेस ही होती हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ मेसोस्फेयर में मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर। यहाँ पे जितने मीटर्स होते हैं वो सभी अर्थ के ऑर्बिट में आते आते क्रस्ट होके टूट जाते हैं। एंड 4th इज़ अपर मोस्ट लेयर थर्मोस्फेयर, जो कि औराज यहाँ पे होते हैं। ये डायग्राम है हमारे बायोस्फीयर का, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड अदर साइड इज आवर ऑल द गैसेस। देन ओशन। ये हमारा पूरा डायग्राम आ गया हमारी तीनों कंपोनेंट का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर। हमने अभी तक पढ़ा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, जो कि हमारा 4th कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का।
जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट है? जहाँ पे हमारे पास एयर, वाटर एंड लैंड होगा। इट मीन्स लिथोस्फीयर फॉर लैंड, बायोस्फीयर फॉर वाटर एंड थर्ड वन एयर इज़ एटमॉस्फेयर। जहाँ पे हमारे ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे एनवायरनमेंट के, वहाँ पे हमारा बायोस्फीयर होगा। जैसे बायोस का मतलब ही लाइफ है। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का, जहाँ पे हमें लैंड, वाटर एंड एयर सब कुछ मिलता है। जहाँ पे हमारे बायोटिक कंपोनेंट ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, एबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक, ये सभी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन है जो सेकंड हाफ 20th सेंचुरी ग्लोबल कॉन्सेंस के द्वारा एनवायरमेंटल को अवेयरनेस फैलाने के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन कॉमन एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़ यूनेस्को में 1971 के साथ इन ऑब्जेक्टिव गोल्स को बनाने में मदद की गई थी। जैसे creating awareness about environmental problems among peoples, जितनी भी अवेयरनेस फैलाई गई थी लोगों के बीच में, और एनवायरमेंटल में प्रॉब्लम्स को अलर्ट किया गया था। डेवलपिंग किया गया था हमारी एनवायरमेंटल को, पीपल्स को मोटिवेट किया गया था कि एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, उससे प्रोटेक्शन करें, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाएं, और हमारी हार्मनी एक साथ एकजुट होकर अपने नेचर को बचाएं और सभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये हम इसीलिए हमें एनवायरनमेंट एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज जुड़ी हुई हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस फैलानी है, फिर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, पार्टिसिपेशन, ये सब हमें करना होगा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट की एजुकेशन के लिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन इंडिया में कैसी रही या कैसी थी या कैसी है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आते आते ही ये स्टार्ट होती थी मैनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि आज के समय अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टार्ट की गई यूजी में। शॉर्ट टर्म रेगुलर कोर्सेज़ में इसे यूजी में अब कंपलसरी कोर्स कर दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल साइंस एंड स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है? So, environmental studies, it is environmental studies are multidisciplinary subject which studies various dimensions, scientific, social, cultural, economic, political of the environmental, its issues and challenges, and tangible solution in a holistic way. It studies the human environmental interaction and its result at the micro and macro level. सो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं अपने मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लेवल्स को, जिसमें हम साइंटिफिक, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, या हिंदी में कहें तो वैज्ञानिकता और सामाजिकता, सांस्कृतिक, अर्थशास्त्रीय या फाइनेंशियली कह सकते हैं, पॉलिटिकल कह सकते हैं, इन इश्यूज़ को टेंजिबल सॉल्यूशंस में होलिस्टिक वे में लाने के लिए। टेंजिबल मतलब कि जिसे हम बिल्कुल भी मतलब जिसे हम अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के बारे में बताया गया है माइक्रो और एंड मैक्रो लेवल पर। एनवायरमेंटल साइंसेस क्या है? एनवायरमेंटल साइंस स्ट्रिक्टली डील्स विद द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल, इट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड टेंजिबल सॉल्यूशंस। इसमें हमें अपने सोशो इकोनॉमिक के बारे में, कल्चर, ट्रेडिशनल, लेजिस्लेटिव, यहाँ तक कि हमारे एनवायरमेंटल को गंदा करने के, पोल्यूटेड करने पर, फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस में, अब जैसे हमारे रिवर वाटर को गंदा किया जाता है तो उसमें चेंज लाने के लिए एनवायरमेंटल साइंसेस का यूज़ होता है। जैसे किस प्रकार से एनवायरमेंट को बचाया जाए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, सिक्स्थ सब टॉपिक इज़ आवर मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़।
हमारे अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो नेचर है उसमें किस प्रकार से मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर को दिखाया गया है। तो सबसे पहले लाइफ साइंसेस में हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर को दिखाया गया है, जिसमें लाइफ साइंसेस में जूलॉजी एंड बोटेनी मीन्स गार्डन से जुड़ी हुई सभी बातें, एंड जूलॉजी जू से जुड़ी हुई सभी बायोडाइवर्सिटी को, इसमें रीजन को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस लाके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में रखा गया। लाइफ साइंसेस के बाद आती है हमारी अर्थ साइंसेस में हम जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कि साइंसेस के साथ साथ ही हमारी रियल लाइफ एनवायरमेंटल के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हम जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल में हम सॉइल रॉक प्रोफाइल में टेक्टोनिक सेस्मिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट केमिकल साइंसेस, जिसमें हम केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल को जब पॉल्यूट किया जाता है तो उसको साफ़ कैसे करें, किस किस केमिकल के ज़रिए साफ़ करें या किस केमिकल से वो गंदा होता है। नेक्स्ट वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में हमारे पिछले फैक्ट्स को दिखाया जाता है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है मॉन्यूमेंट्स में, ट्राइबल पॉपुलेशंस में, कि पहले लोग किस तरह से काम करते थे और हमारे जितना भी एनवायरनमेंटल वो साफ़ सुथरा रहता था, हरा भरा रहता था। सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इसमें हमारे सोशल साइंसेस अगर हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंटल स्टडीज़, तो ये एक सोशल साइंस का ही टॉपिक है, सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट करने की बात की जाती है, सोशो इकोनॉमिकल नेचर है इसका। लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स, इसमें लीगल बैकग्राउंड के साथ देखा जाता है कि कहीं कोई लैंड एक्विजिशन, डिग्रेडेशन, लैंडलाइजेशन तो नहीं हो रहा। डिफॉरेस्टेशन, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट इज degradation. Next point is mathematics, computer modeling and statistics. इसमें हमारी अलग अलग तरह के statistical modules के साथ देखा जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस की जाती है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हमने ये सभी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस को स्टडीज़ को पढ़ा है, जिसमें हमारी अर्थ साइंसेस में जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोकेमिस्ट्री, लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंसेस एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने अभी पढ़ा। Our next subtopic is scope and importance of environmental studies. एनवायरमेंटल स्टडीज़ को करने का क्या स्कोप है या क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में अभी पढ़ा कि किस प्रकार से उसमें अवेयरनेस, एजुकेशन, कंजर्वेशन, अलग अलग तरीके की बातों को कहा गया है, जिसमें बोटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी सब तरह की ये एक तरह की जॉब्स भी है। तो इसमें हमारा प्रोफेशनल करियर भी बनता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, और प्रोफेशनल सब्जेक्ट भी हमारा बनता है, जिसमें कुछ हम देख सकते हैं एकेडमिक्स, कि हमारे स्कूल में किस प्रकार से एकेडमिक्स किए जाते हैं, जैसे WII देहरादून, FRI देहरादून, IFMM भोपाल, ये सभी प्रोपगेट एजुकेशन स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल के ऊपर बेस्ड है, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पर। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल डॉक्यूमेंट्स में रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क्स में इसको वर्ल्ड वाइड रिसर्च के मैकेनिज्म के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्रीज़ में एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ किया जाता है। मिनिस्ट्रीज़ एंड एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हमारे NGOs भी आते हैं, कि NGOs में कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल्स करके या उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए उन्हें
सोसाइटी अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें ज़्यादातर एनजीओज़, कंसल्टेंसीज होते हैं, ओल्ड एजेस होते हैं और वर्कफोर्स एंड वर्क लेबर उनकी बहुत ज़्यादा लगती हैं, जो कि सेंटर है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। सबसे पहले कल्प वृक्ष, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, इस तरह के एनजीओज़ हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट इज़ ग्रीन जर्नलिज्म एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी। ये सभी हमारे स्कोप हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है या इसको करने से उनके स्कोप क्या होते हैं, तो हमें बहुत सारे स्कोप अभी पता लगे हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन एनवायरमेंटलिज्म। अलग अलग तरह की ये मेन हिस्ट्री के टॉपिक की तरह आ गए कि अलग अलग लैंडमार्क्स क्या हैं हमारे एनवायरमेंट की या एनवायरमेंटलाइजेशन की। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द फर्स्ट एवर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ इसमें सबसे पहले पब्लिकेशन की गई बुक जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, जो कि रैकेल कार्सन ने 1962 में लिखी। इस बुक में उन्होंने एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स जो कि यूएस द्वारा होते थे वो उन्होंने बताया, जिसमें अलग अलग तरह के बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट थे एनवायरनमेंट के। इसी तरह 1917 में लिमिट टू ग्रोथ कि एक लिमिट में रह के ग्रोथ करो, इस क्लब को रोम ने अट्रैक्ट किया था ग्लोबल अटेंशन। रामसार कन्वेंशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 फरवरी 1971 में रामसार कन्वेंशन आई थी, जिसमें कि कंजर्व किए गए थे हमारे वेटलैंड्स को ग्लोबली, और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे उस दिन मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसी तरह स्कॉचलैंड बिटवीन मतलब ह्यूमन एनवायरमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था स्टॉकहोम बिटवीन 5 जून से 16 जून में, जिसको लैंड डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर बनाया गया था, जैसे जिसमें उस दिन हम उसे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के बारे में या उसके तरह मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। इसके विटनेस से हमारी भोपाल गैस ट्रेजिडी जो कि 2 एंड 3 दिसंबर 1984 को चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर 26 अप्रैल 1986 में उन्होंने कहा था। इसी के साथ उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आज भी चल रहे हैं, जो कि उन्होंने कॉन्सेप्ट लागू किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था हमारी वर्ल्ड को ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, इस तरह से 1987 में, जिसमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल का क्लाइमेट चेंज मतलब कि IPCC को एग्जिस्ट किया गया था 1989 में और फॉर्मुलेट किया गया था काम करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज एजेंडा 21 को अडॉप्ट करें। और अर्थ समिट को डी जनवरी 1992 UN ट्रियो सिस्टर कन्वेंशंस यूनिफ्स and UNCBD and UNCCD and UNFCCC सभी के उन्होंने साइन किया 1992 में, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल को भी उन्होंने साइन किया था, जिसमें Rio+10 2002 में जॉनसनबर्ग ने स्टार्ट करवाया था। ये हमारा UN डिकेड बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, जो कि कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं ये हमारी। एंड आवर लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ दिस यूनिट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 1980 से चलता आ रहा है, जो कि हमारे जो हार्मन ब्रुडलैंड है इसके चेयरमैन उन्होंने चेयरमैनशिप दिखाई थी, जो कि दिसंबर 1983 में हुई थी। इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है कि सस्टेन डेवलपमेंट हर एक कंट्री का किस तरह से डेवलपमेंट करेगी या करना है, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट्स के नाम हैं, जिसमें हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में उन्होंने कंज्यूम किया कि एनवायरमेंटल गुड्स सर्विसेज को सस्टेनेबल मैनर में रखा जाए। राइटली सेड उन्होंने मतलब सीधे उन्होंने कहा कि अर्थ को प्रोवाइड की
प्रोवाइड की जाए। सेटिस्फैक्शन हर एक के लालच के लिए हमारी अर्थ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स बनाए थे जिसमें हमारे 6 गोल्स उन्होंने रखे थे। साफ़ पानी के, सैनिटाइजेशन के, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के, 13th उन्होंने क्लाइमेट एक्शन का रखा था, 14th लाइफ बिलो वाटर एंड 15 लाइफ ऑन लैंड, जिसमें कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट था क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की पानी को साफ़ और स्वच्छ रखा जाए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही एनर्जी को वेस्ट किया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी या बायोकेमिकल या किसी भी प्रकार की एनर्जी हो। फिर उन क्लाइमेट एक्शन को उसमें रखा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में क्लाइमेट एक्शन। फिर लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे जानवर रहते हैं उनके बारे में, और लाइफ ऑन लैंड, जो जानवर जो इंसान लैंड पर रहते हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी के, उनके एनवायरमेंट के बारे में। सोशल सस्टेनेबिलिटी में हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आते हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि साफ स्वच्छ रहो एवं सुरक्षित रहो। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाने की मांग इसमें बात की गई है। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इसमें भी आ जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी में। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कि जहाँ पे शांति हो, न्याय हो और ताकतवर इंस्टीट्यूशंस हों। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि हर एक गोल में किसी भी तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी नो पॉवर्टी, कि किसी तरह की गरीबी रेखा ना हो, ज़ीरो हंगर ना हो, भूखमरी ना हो। इसमें भी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हर एक तरह की अफोर्ड की ज़रूरत होती है। किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम। तो इसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कि जितना कंजप्शन चाहिए उतना ही प्रोडक्शन करो, या जितनी हमें डिमांड हो उतनी सप्लाई करो, जितनी सप्लाई उतनी डिमांड रखो, दोनों को इक्वालिटी में रखना चाहिए। इसी के साथ हमारे कुछ कलेक्टिवली गोल्स आ जाते हैं जो कि इस तरह बनाए गए हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल प्लस सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मिलके बन जाती है हमारी इक्विटेबल। सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिलके बन जाते हैं हमारी बियरेबल। एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बन के मिलते हैं हमारे वायबल। एंड सोशल प्लस इकोनॉमिकल प्लस एनवायरमेंटल, तो तीनों को मिलके बनता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कुछ इस तरह से डायग्राम है, वेन डायग्राम है, जो कि ऑफ पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया था। ये हमारे सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, टोटल 17 गोल्स है, जो कि हमारे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में किए गए हैं। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। ये हमारी समरी है इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्लॉसरी। एंड इस की PDF आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई डू यू अंडरस्टैंड द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर से आप क्या समझते हो, कि जिसमें अलग अलग तरह के हमारे गोल्स छुपे हुए होते हैं। हमारे बोटैनी, मतलब लाइफ साइंसेस, मैथमेटिक्स, सब कुछ मिला के हमारा एनवायरनमेंट बना है। तो आप इसके लिए क्या क्या अप्रोच रखोगे एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
कुछ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के वेरियस कंपोनेंट्स है जो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो इन सबको आपको डिफाइन करना है। डिस्कस इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंटलिज्म इन द वर्ल्ड। जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं उनको यहाँ पे आपने मार्क करके रखना है। डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करना है और शॉर्ट नोट में इसको सारा डिफाइन करना है, उसके 17 गोल्स को। एंड इसमें आप इस इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। इसमें हमारा आना चाहिए था डिफाइन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह आएगा हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। बुक्स के रेफरेंसेस हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इन रेफरेंसेस से बुक को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम यूनिट 2 इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अभी के लिए थैंक यू। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद आज के कक्षा में शामिल होने के लिए। तो हमने आज यूनिट 1 EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स AEC का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी सेकंड यूनिट इकोसिस्टम पर बेस्ड रहेगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और आपको सभी प्लेलिस्ट लिंक जितने भी हमारे BA हिंदी ऑनर्स के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 2 से रिलेटेड, उसके आपको वीडियोस प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की EVS की PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं भुवनेश्वर अभी के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा जिसमें हम EVS के ही द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।